गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने पूरा उसका फिर डायग्नोसिस वगैरह कराया। जब पता चला एडीएचडी का तो मैं आपके पास लेके आई, वहीं से किसी ने आपका नंबर और नाम मुझे दिया था लखनऊ के उससे। तो उस समय मेरे ख्याल से आपके पास सिर्फ 7 बच्चे थे, काफी पहले की बात थी। और हाँ, मैं अकेले ही मैंने थी। स्कूल से, हाँ पूरा स्कूल से उसको हटा करके मैंने सिर्फ आपके पास उसको लाके बस आपके सुपुर्द कर दिया था कि आप ही देखिए अब क्या करना है इसका। और आपने बहुत उसका बहुत टाइम अपना दिया और बहुत मेहनत करी। बहुत कठिन दिन थे वो हमारे लिए भी एज अ पेरेंट, क्योंकि हमने तो इतना सुना नहीं था। वो नए नए ऑटिज्म और ये सब वर्ड्स नए नए सुनाई देते थे उस समय, आजकल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, बट उस समय हम लोग को इतनी नॉलेज नहीं थी। और आपके पास स्पीच, सबसे पहले हमने उसको शायद स्पीच पे काम किया। एक एक जी जी। साइन लैंग्वेज से स्टार्ट किया था बल्कि, और एक एक वर्ड जल्दी पिकअप किया उसने। ये हाँ चीज अच्छी थी कि बहुत जल्दी उसने पिकअप किया था। पहले साइन लैंग्वेज, फिर एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, फिर कब वो सेंटेंस बन गया देखते देखते। और हाइपर तो वो था, बैठता नहीं था, इंस्ट्रक्शंस बहुत मुश्किल से फॉलो करता था। बट धीरे धीरे जैसे आपने भी बहुत मेहनत करी और जैसे आपने हम लोग को सिखाया, हम लोग ने भी वैसे ही मेहनत करी घर पे, प्रोग्रेस अच्छा था उसका। और जल्दी ही उसको फिर 2-3 स्कूल्स में डाला गया, फिर हटाया, कोई स्कूल बंद हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर फाइनली मैंने उसको प्रेप स्कूल में डाला, स्टडी हॉल पे। वहां से उसकी जर्नी प्रॉपर स्कूलिंग की स्टार्ट हुई। और तब तक वो अच्छा खासा सीख गया था। एकेडमिक्स में तो अच्छा था वो, बचपन से ही अच्छा था। जब स्पीच आ गई और बैठने लगा, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बैठता नहीं था। उसको सिर्फ 5-10 मिनट बैठ के भागना होता था कहीं इधर उधर बाहर, ये वो। सोशलाइज करने में दिक्कत होती थी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में दिक्कत होती थी। बट फिर वो धीरे धीरे, बहुत मेहनत आपने भी की हमने भी की, करते करते फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एक क्लास में बैठने लगा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगा। सोशलाइज करने में तो देखिए, आज वो इस साल 17 साल का हो जाएगा, क्लास 10th में पहुंच गया है अब वो। और एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा है, टचवुड। पढ़ाई में बहुत दिल लगता है उसका। मतलब वो ऐसा बच्चा है कि वो एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना चाहता है स्कूल में। और अब तो स्टडी हॉल में जा रहा है, मेन स्ट्रीम में हमेशा से रहा है, और स्कूल ने बहुत साथ दिया है। ये चीज अच्छी मैंने देखी है कि साथ बहुत दिया है उन्होंने। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स थी, देखिए हर टाइप की टीचर्स भी होती हैं, कुछ कोऑपरेट करते हैं कुछ नहीं भी करते। बट ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस स्कूल में अच्छा रहा है। और आज भी मैं जब भी वो एक नए स्कूल क्लास में जाता है, तो मैं टीचर्स से सब उसका पूरा हाल उसका बताती हूँ कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी वो कहाँ है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी भी उसको सोशलाइजिंग में प्रॉब्लम है, क्लास 10th में भी अब आ गया है। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन अपने क्लास के बच्चों के साथ मिक्स नहीं कर पाता है। अभी भी उसको दोस्ती करने में, फ्रेंडशिप करने में प्रॉब्लम होती है। और बच्चे भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे थोड़ा सा एक्सेप्टिंग हो ना, कि हम अपने साथ उसको रख लें, अपने साथ कोई गेम खिला लें, अपने साथ बास्केटबॉल खिला लें, फुटबॉल खिला लें, वो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर पाओगे। वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, गिटार बहुत अच्छा बजाता है, गाता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, मगर अभी भी देखती हूँ कि लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। कि थोड़ा सा सपोर्ट कर लो, थोड़ा सा उसको भी अच्छा फील करा दो कि हाँ चलो तुम भी आ जाओ हमारे साथ। ये प्रॉब्लम उसको होती है। और वो बहुत परेशान रहता है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज भी। और किसी चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हर चीज ठीक हो रही है, वो भी बड़ा हो रहा है, वो भी बहुत मेहनत करता है चीजों में। और बस ये है सोशलाइजिंग, फ्रेंडशिप। कभी कभी क्लास में भी हाँ थोड़ा उसका ध्यान अभी भी ऐसा है कि पूरा 100% अटेंशन शायद नहीं पे कर पाता है। लेकिन ठीक है, हम लोग घर पे खुद पढ़ाते हैं। हम मेरे हस्बैंड उसको मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा देती हूँ। हमें कोई ट्यूशन कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो अच्छा स्टूडेंट है, कोप कर लेता है हर चीज से। बट हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशलाइजिंग, और लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज। यही चीज जो अभी बाकी के जो दूसरे पेरेंट्स ने बोली, और एज ए प्रोफेशनल मैंने भी बोला कि जो बच्चे मेरे पास दो
2.5 साल पे आए हैं, माइल्ड हाँ सिम्टम्स है, स्पीच वगैरह कम्युनिकेशन इश्यूज था, वो बेसिक उनका कवर हो गया तो स्कूल में कवर करें, बट एडवांस लेवल पे हाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, उनको कवर करना जरूरी है, जर्नलाइजेशन right, एंड सोशलाइजेशन। तो ये दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ रही हो, ये एरिया कवर भी होना चाहिए हाँ बिकॉज। बहुत जरूरी है, आगे के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, निशाद जी आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। मैम, यहाँ पर इतने सारे पेरेंट्स की बात मैंने सुना है तो कुछ नया नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो लोग वही कह रहे हैं जो मेरे दिल में है। तो हमारी सबकी ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स की मुझे लगता है सेम तकलीफ है, चाहे खुशी हो या चाहे गम हो हमारा, हम लोग की जर्नी सेम है। हम लोग एक ही मतलब कहते कश्ती पे सवार है। तो जैसा कि अभी ऋषभ की मम्मी ने बताया और अंकुशु की मम्मी ने बताया कि एकेडमिक्स में वो बहुत स्ट्रांग है, तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत लकी पेरेंट्स में से है, क्योंकि उनको मतलब दूसरे एस्पेक्ट्स पे ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एकेडमिक्स को हटाकर। लेकिन जैसे दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि उनका हर एक का सिम्टम्स अलग है, हर एक के अपने मतलब लेवल अलग है। तो यहाँ पर जैसे जैसे अयान की बात मैं अगर करूँ तो अयान इनिशियली तो मतलब मैं अयान भी आपके पास 2.5 years ही में आए थे, जब जी वो 2.5 साल के तभी आए थे जी इनके जी पास। जी 2015 में मैं आपके पास आई थी मैं। तो तब भी उनके पास बहुत ही लिमिटेड स्पीच थी, मतलब 2-4 शब्द बस। उसके बाद आपने उनकी स्पीच पर काम किया, फिर उसके बाद बिहेवियर पर भी काम हुआ उनके। तो मतलब वो बहुत ही मतलब ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक बच्चा नहीं है वो। मतलब बहुत ओबीडियंट भी है कि इंस्ट्रक्शंस भी ले लेता है, मान लेते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये 10 साल 11 साल इनके कंप्लीट हो गए हैं, तो एडोलसेंस एज में आए हैं, तो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर हार्मोनल चेंजेस की वजह से अभी यहाँ पर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि थोड़ा सा उनका गड़बड़ है। लेकिन ऑन द होल बाहर वालों के साथ और जैसे चल रहा है वैसे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत ब्राइट है या बहुत, जैसे कि खुशी की मम्मी ने बताया कि 88% वो लाते हैं, लेकिन मम्मी तब भी वो खुश नहीं है, वो चाहती है 90% लाए। लेकिन हम अगर कहते हैं कि मेरा बच्चा अगर 60-65% भी अगर ला लेता है, मैक्सिमम पास भी हो जाता है सारे सब्जेक्ट्स, तो हमारे लिए वो उतना ही काफी है। हमारे उससे ज्यादा होप भी नहीं है कि हम 90% जाए या हम 95% जाए। तो एकेडमिक्स में क्योंकि क्लास 4 तक तो कुछ नहीं था, लेकिन क्लास 5 में बहुत सारे थिंकिंग और स्टडी हॉल स्पेशली बहुत ज्यादा थिंकिंग वाले, मतलब लॉजिकल साइड के एस्पेक्ट, उनके क्वेश्चन पेपर पूरा वैसे ही होता है। स्टडी हॉल का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, मुझे लगता है 60% वो लोग थिंकिंग और 40% वो लोग जो ट्रेडिशनल वे ऑफ होती है एजुकेशन वो वाली डालते हैं। तो जहाँ थिंकिंग की बात आती है तो मुझे लगता है कि थिंकिंग में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, जितना मैंने समझा दिया, जितना मैंने रटा दिया, तो 4-5 सेंटेंसेस तो वो बता देगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जब स्ट्रेच करना हो टॉपिक को तो हम्म। वहां वो दिक्कत है। तो वो चीज वहां पर वो प्रॉब्लम कर रहा है। स्कूल में मैंने टीचर से भी बात करी है। तो हाँ, क्योंकि अभी तो क्लास छोटी है, क्लास 5 है, तो वो लोग मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगले साल करे, क्योंकि अब जूनियर स्कूल से वो सीनियर स्कूल में जाएंगे। तो अभी मैंने सुना भी है जी जी कि मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं करना है, जिसके ऊपर भी लेबल लगा है स्टडी हॉल मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं कर रहा है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप दोस्ती में जाइए या फिर एनआईओएस में जाइए। तो ये साल तो मेरे लिए मतलब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए हाँ, मुझे थोड़ी सी टेंशन है कि पता नहीं स्कूल वालों का क्या डिसीजन रहेगा। क्योंकि एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर बच्चा अच्छा हो तो भी ठीक है, लेकिन अयान मेरे को लगता है कि जस्ट बस एवरेज है। हाँ, बस इतना होता है कि हाँ वो पास हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट, फेल नहीं होते। अगर 4 क्वेश्चंस होते हैं तो हाँ 2 या 3 क्वेश्चंस वो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन थिंकिंग वाले क्वेश्चंस वो छोड़ देते हैं। और जो क्वेश्चंस अच्छे भी करते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको कितना लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको कितना लिखना है, वो वाला अभी नहीं उनको समझ में आया। बस वो जितना उनको टॉपिक आता है वो टॉपिक के बारे में वो लिख आते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग। अब लॉन्ग में एलोबरेट नहीं कर सकते, और शॉर्ट में उनको ये नहीं है कि हाँ प्रिसाइज करके लिखे। ये वाली चीजें उनको दिक्कत आती है इसमें अभी। और बस वही जैसे कि रेशमा जी मैंने बताया कि सोशलाइज करने में प्रॉब्लम है। मेन चीज तो एक्सेप्टेंस बाहर वालों से नहीं है। ये तो चाहता है, ये तो चाहता है, क्योंकि अपनी बहनों के साथ खेलते रहता है, तो बहुत ज्यादा ये चाहता भी है कि किसी से दोस्ती करें, किसी से मिले करें, लेकिन बाहर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता उसको। तो सामने दूसरे बच्चे जो होते हैं, मतलब हेलो। जब तक हम हैं या टीचर हैं तो मतलब इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे हटा देते हैं कि नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं खेल पाओगे, तुम मत करो, तुम खेल बिगाड़ देते हो। तो ये वाली चीजें हैं जिसकी वजह से वो बहुत इमोशनली हर्ट होता है।
तो मुझे लगता है कि हाँ, एकेडमिक्स से ज्यादा मतलब मेरा एज अ मदर एकेडमिक्स से ज्यादा मुझे फिक्र तो ये होती है कि वो हर्ट ना हो, उसका कॉन्फिडेंस ना लो, वो किसी वजह से कुछ मतलब उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी तो वो चीज वो करने की हिम्मत ही ना छोड़ दे। तो ये मेरा स्ट्रगल है कि मतलब वो इमोशनली उसको अपने आप को मतलब बहुत बैलेंस रखे, कहीं से उसको मतलब कोई चीज ऐसी हर्ट ना कर जाए कि वो गिव अप कर दे चीजें। तो मुझे एज अ मदर मुझे उसके ऊपर ज्यादा मैं काम करती हूँ रादर देन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स तो हाँ बैकग्राउंड में हम हैं, टीचर्स का तो कुछ रोल नहीं होता एकेडमिक्स में, वो तो घर ही से हम जो सिखाते हैं वो जस्ट जस्ट वहां जाता है परफॉर्म कर कर आता है। लेकिन एकेडमिक्स से ज्यादा मुझे ये रहता है कि हाँ वो किस तरह से बच्चों बच्चों के साथ मतलब इंक्लूड करे बच्चों उसको, और बच्चे अगर कुछ कह भी दें तो वो किस तरह से वो मतलब अपने आप को बैलेंस रखे, मतलब इमोशनली ब्रेकडाउन ना हो उसका। बहुत हर्ट होता है मैम, अगर स्कूल में कोई बात हो जाती है तो इतना हर्ट होता है, तो आके मुझे बोलता है कि क्या मम्मा मैं लूजर हूँ। हो सकता है कोई बच्चा कहा हो स्कूल में, तो कहता मम्मा मैं तो लूजर हूँ। अगर मैं कुछ कहती हूँ कि अयान ये कर दो, तो कहता मम्मा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कहती हूँ क्यों नहीं कर पाओगे, तो कहता मम्मा मैं तो लूजर हूँ। तो इस तरह के शब्द घर में तो नहीं बताते कोई, तो बाहर ही से बच्चा कोई सीख कर आ रहा है बाहर। हो सकता है क्लास में कोई बच्चा कहता हो कि तुम लूजर हो, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये वाली जो ये स्टेटमेंट्स जो होती है ना बहुत ज्यादा उसको हर्ट करती है। तो फिर मुझे उसको बूस्ट करना, उसको मतलब मैं समझी कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम दो बहनें हैं उसकी है, मैं उनसे कंपेयर करती हूँ, देखो इनको तो ये नहीं आता, तुम तो ये भी कर लेते हो। तो फिर वो कांस्टेंट मेरा मोटिवेशन वो इंजेक्शन में लगाते रहती हूँ कि तुमको बूस्ट करना है, नहीं तुम बहुत कर सकते हो। वो अगले दिन फिर वही एंथुजियाज्म से जाता है, फिर स्कूल में कोई बात हो जाती है फिर वो आता है। तो यही हमारा मतलब समझिए चल रहा है मैम। एकेडमिक से ज्यादा तो यही चीजें सब चल रही है। एकेडमिक भी हाँ, क्योंकि जैसे ज्योमेट्री आ जाती है, नए नए चीजें कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस हो रहा है, तो हाँ उसमें भी थोड़ा सा मुझे डर लगती है कि किस तरह से होगा, किस तरह से करे। तो बस जर्नी यही है कि हर चीज आपके सामने है, और जो पेरेंट्स सामने जैसे कि विनीता ने बताया है, रेशमा जी ने बताया, मुझे लगता है कि बस हमारी दिल ही की बात बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, हमारी हमारे सबका सब सेम जर्नी चल रही है। अगेन वही बात आ गई ना कि अयान को भी मैंने वही मतलब 2.5 साल पे ही बेसिक स्टार्ट किया था, जी कम्युनिकेशन जी इशू था, बिहेवियर इशू, तो वहां से जी कवर किया, बेसिक कवर हो गया, बच्चे ने स्कूल में अच्छे से कवर, अब एकेडमिक वो कवर कर रहा है। अब रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स में तो नॉर्मल बच्चे भी हमारे हैं, कोई टॉप करता है, किसी का कम, कोई मैथ, किसी का मैथ अच्छा है, किसी का दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो अप डाउन चलता रहता है कि हाँ, है ना। बट जो एडवांस बच्चों में भी जो एक ग्रुप है ना, मेजोरिटी, जो सबसे हम बात कर रहे हैं कि वही सोशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, उसकी वजह से ही बच्चे अब जहाँ पे भी अच्छे हैं और जहाँ पे भी हर्डल आ रहा है वहां पे फिर वो अपसेट हो जाते हैं। भाई एक हम अच्छे 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 एक स्टेज पे जाके हमसे भी तो अच्छा कोई होगा। जी वही मैम, मेन चीज वही उसको सिखानी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो तुम्हें अपसेट नहीं होना है, तुम्हें हाँ, किस तरह से उस चीज को अपने आप को संभालना है। वो चीज उसको सिखानी है जो हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली वो हर्ट होता है हाँ, और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो और जब उसको अपसेट होता देखती हूँ तो मैं भी हर्ट हो जाती हूँ एज अ मदर। तो वो जब देखता है कि अगर ये बात मैं मम्मा को बताऊंगा तो मम्मा भी परेशान होती है, मम्मा भी हर्ट होती है, तो वो बहुत सारी चीजें बताता भी नहीं है मुझे। तो मैं जब उसको देखती हूँ कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, तब मैं बहुत उसको प्यार से पूछती हूँ, तब मुझे चीजों का पता चलता है, या फिर उसकी क्लास के कोई बच्चे से पता चलता है मुझे। और वो मुझे बातें छिपाने भी लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब मुझे ये हर्ट कर रही है तो मम्मा को भी हर्ट करेगी। तो ये वाली चीजें बस उसको ये बहुत अब मतलब बच्चे में इतना कॉमन सेंस डेवलप हो गया है, बहुत बड़ी चीज है। और नहीं, कॉमन सेंस के अलावा सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है मैम। या तो मैं कह सकती हूँ कि एज, क्योंकि इस तरह के अभी इनके प्री टीन्स में ये आ रहे हैं, 11 साल इनके पूरे हो रहे हैं, तो हार्मोन्स की वजह से हो सकता है इनकी सेंसिटिविटी बढ़ी हो, या फिर बेसिकली ये सेंसिटिव बच्चा हो। जो मतलब मुझे लगता है कि ये वाली चीज के ऊपर इसके ऊपर काम होना चाहिए। हम्म। और वही अब मैं कभी कभी आप ही से पूछती हूँ कि क्या है, तो आप मुझे गाइड कर नहीं, देती हैं, तो बस इसीलिए चल रही प्लेटफॉर्म है। पे आज आप लोगों को एक कि आप अपने अपने मतलब एक्सपीरियंस शेयर करिए और बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम हमारे साथ पूनम जी भी है। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर अपने बच्चे को लेके। मैम तो विराज 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 स्टडी में तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, पूरी मतलब जर्नी जो भी स्टार्ट करिए कि कब से आप आए, कब से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम लगी और अभी कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है क्या। शुरू में मैम मैंने उसका ये 3 साल के लगभग का था, 3 साल नहीं हुए थे तभी से ये प्रॉब्लम समझ में आई।
कि कुछ है। पहले तो मालूम ही नहीं था कि ये चीजें जो हो रही हैं तो नॉर्मल ही चल रहा है, यही सोचता है कि बच्चे शैतान है, ये है वो है, जैसे चलता है, क्योंकि अपने सोसाइटी में तो देखा नहीं जाता, ये चीजें अलग भी है। फिर उसके बाद जब पता चला तो आपके यहाँ जब हम लोग आए, फिर धीरे 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 मतलब छोटे छोटे करके ही स्टेप बढ़े हैं। तो उसमें पहली बात तो स्पीच बहुत डिले हो रही थी, चीजें रिपीट करना उसका टेंशन ही नहीं रहता था। फिर वो समय के साथ जब वो लेता गया, थेरेपी चलती गई आपकी, तो बहुत अच्छा करने लगा, स्कूल में बैठने लगा। मेन तो यही था, बैठते ही नहीं था। अभी कैसा फिर जा उसके रहा है? बाद अभी तो बहुत ही अच्छा है मैम। एकेडमिक में कैसा अभी है? अब एकेडमिक में बहुत अच्छा है मैम, कौन सी क्लास में है? बहुत। ये अभी 6th में गया है, अभी इसका 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। हम्म। तो बहुत बहुत ही अच्छा गया है, हाँ बहुत अच्छा गया है। और जो ये होते हैं ओलंपियाड वगैरह होते हैं, हाँ। साइंस ओलंपियाड, तो उसमें भी इसको कुछ सब्जेक्ट्स में मेडल भी मिलते हैं। और जैसे ये स्विमिंग भी करता है, गिटार बजाता है, मतलब इंटरेस्ट बहुत सारी चीजों में है उसका। पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा है अटेंशन का, ये जो जो चीज सोचता है करना तो वो तो फिर कर ही लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अटकता उसने कहाँ पे गिटार है? बजाना, जी, हाँ सिर्फ बताइए। वही है कि ग्रुप ग्रुप में, जहाँ ग्रुप में जैसे क्लासेस में है तो कोई बात अपनी वो शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या उसको अगर गलत बात है कोई, तो वो कई बार कहता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो उसकी बात को जैसे कहते हैं तो वो कोई समझ नहीं पाता, तब वो तुम नाराज हो जाता है, फिर वही लड़ाई झगड़ा होने लगता है बच्चों में, तो वही अपनी चीज है बातों कि को कुछ बच्चे जहाँ पे भी अटकते हैं या तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर वो शांत होके। शांत हो जाते हैं। हाँ, तो हाँ। इनका है कि एग्रेसिव हो जाते हैं ये। नहीं, स्कूल में मैम जैसे स्कूल में जैसे रहता है ये, तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, जैसे और बच्चे कहेंगे नहीं मुझे यही करना है। अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो यही सोचता है कि मुझे अगर दिया गया है तो ये मेरा ही काम है, उसमें कोई और नहीं आना चाहिए। अगर वो बात को मना कर रहा है, कोई नहीं मानता है, तो वो ये एग्रेसिव हो जाता है। फिर वो टाप टीप कर दिए, हाथ उठा दिए, फिर वो फिर वही शिकायतें होती हैं बच्चों से कि मैम इसने मुझे मार दिया, हिट किया। कि अभी मतलब तो दो उनको एक तरह आध की बार स्कूल में, प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चे तेज है वो हमसे हाँ ज्यादा कोई तेज ना हो, हाँ हाँ मैम यही है और कि जो मैं बच्चे मैं पीछे मैं हैं वो जो तो पीछे ही है। हाँ, यही होता है इनका, यही है कि मतलब ये मेरे से आगे, या मेरे मैं जैसा कहूँ वैसे ही हो, ये वाला सिस्टम है इनके में। कंट्रोल करता है, कहता है मेरे से हो जाता है, मैं करना नहीं चाहता हूँ। जैसे अब स्कूल में हो गया तो अभी कंप्लेन आई थी, इनका सेक्शन चेंज कर दिया गया। जी फिर जी। उन्होंने टीचर को कुछ समझाया बुझाया, फिर टीचर ने 1 महीने का टाइम दिया था, उस बीच में कहा कि मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, तो कंट्रोल में रहे बहुत दिनों तक। कह रहे मैं करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है, मैं क्या करूँ। प्रिंसिपल को भी जाके खूब मनाया वनाया कि अब अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर मतलब कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है कि मतलब चीजों को सही भी कर लूं, गलत तो हो गया, ये मालूम है गलत हो गया मेरे से, फिर उसको वो ठीक भी करता है। सीधी सीधी चीजें बिल्कुल समझ में आती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या घुमा फिरा के चीजें बताओ तो ये कम, चालाकी नहीं आई अभी इनमें, मैनिपुलेशन। हाँ, वो नहीं कर पाते हैं। स्कूल में वो नहीं करते हैं। जैसे स्कूल में कोई बच्चा इसके इसके पेन पेंसिल वगैरह मैनिपुलेट करके ले लेते हैं कि अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे दे दो, मतलब रेगुलर इनसे सारी चीजें लेते रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मैं दे देता हूँ, ये ऐसा है। मतलब बच्चे चालाकी भी करते हैं इसके साथ, तो ये समझ नहीं पाता है। जाओ इसको ये बोल दो, जाओ ये इसको दे दो, इस अपना खाना दे दो, तो ये बातें नहीं समझ पाता कि ये वो बच्चे इसके साथ चालाकी कर रहे हैं। ये ये बहुत इसमें अच्छा थोड़ा पॉइंट सा है। आपने उठाया है। ये पॉइंट इस टाइप से कौन कौन से बच्चे फेस कर रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ, ये पॉइंट मतलब किन किन बच्चों में आ रहा है कि हाँ बच्चों हाँ मैम, एडोलेसेंट ये में। चीज तो मतलब ये चीज अयान के साथ भी होती है। इवन हाँ स्कूल के बच्चे, क्लास के बच्चे तो छोड़िए, ये मैनिपुलेट उनकी खुद की बहनें ही कर देती हैं अयान से। घर जैसे घर हाँ में घर इस में
की चीज लाती हैं तो उसकी दोनों जो छोटी बहनें हैं वो इतना मैनिपुलेट करती हैं और उससे ले लेती हैं, और ये खुशी खुशी दे के खुश भी हो जाता है। हाँ, बहुत खुश मैं रहते हैं, ये बात हाँ, सही है। और जब मैं जाके लेना वापस लेती हूँ कि नहीं भैया का है दे दो, तो उल्टा मुझे कहता है कि नहीं तो क्या हुआ, मेरी बहन है लेने दो, मैंने खुद हाँ दे हाँ, दिया, मैंने कर दिया उसको। हाँ, ये ये बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। ऋषभ के साथ भी है, हाँ मैनिपुलेट हाँ बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनके बहुत अंदर जल्दी एक्चुअली बहुत कोई कोई छल कपट नहीं है ना इन बच्चों के हाँ, अंदर, मेन कोई यही भी यही है, इनको, छल कपट कुछ नहीं हाँ, है। कोई भी इनको अपने तरफ कर सकता है, बेवकूफ बना लेता बिल्कुल है। वो बस बिल्कुल हाँ में बिल्कुल। हाँ करते रहते हैं। ये हाँ, तो तो है। वही कभी कैंटीन मनी भी मैं देती हूँ तो दोस्त कहता है कि हमें हमें दे दो, तो वो कैंटीन मनी दोस्त को दे देते हैं। और रोज हाँ इरेजर या पेंसिल किसी ना किसी को पकड़ा आते हैं क्लास में, तो यही है हाँ कि मांग लिया तो बस दे दिया। और कई बार तो ये होता है कि स्कूल में क्राफ्ट की चीजें टीचर मंगाती हैं हाँ कि हाँ, ये अगले दिन सारे ले क्राफ्ट जाते हैं। भेजिए, तो मैं भेजती हूँ यहाँ से, और वो जो बच्चा नहीं लाता होगा वो इनसे मांग लेता है और ये दे देते हैं पूरा उठा के। अब टीचर के सामने तो ये लगता है कि हमने नहीं भेजा, और जब क्लास टीचर मुझे कहती है कि आपको नोटिस भेजने के बाद आपने क्यों नहीं भेजा, तो हम परेशान, हम कहते हैं कि मैम हमने तो भेजा है उसको। और फिर अयान से मैं पूछती हूँ तो कहता है वो नहीं लाया था, हमने उसको दे दिया उसने मांगने पर। तो उनको ये नहीं मालूम है कि अरे तुम्हें भी तो लेकर जाना था, तुम्हें तुम्हारे लिए भी तो था, टीचर तुम्हें भी तो करा रही थी क्राफ्ट। तो ये सब सारी चीजें हैं जो उतनी नहीं अभी इनके अंदर हाँ है, पेशेंस हाँ, वाली। ये नहीं आई, बस ये सब चीजें भी नहीं है। जो ये नहीं है। अभी ये वॉच पहन के गए थे तो इनकी एक दोस्त है, तो रिया, तो कहने लगी अरे विराज तुम्हारी वॉच तो बहुत सुंदर है। तो कहने लगा तुम्हें पसंद है, तो कहने लगे हाँ, तो उसने कहा लोगी क्या, तो उसने कहा हाँ दे दो दे दो। फिर घर में भी आए थे, इन्होंने कहा पापा मेरी फ्रेंड को वॉच चाहिए, वो कह रही थी भी चाहिए मुझे, तो दिला दो। मतलब बहुत ज्यादा जिद किया कि मतलब मेरी दोस्त है, मुझे उसे दे दो। तो वही होता है, हम तो ये बाहर तो छोड़िए, हम तो ये घर में भी फेस करते हैं, बहनें खुद लूट लेती हैं उसको। ये वाली चीज होती है उसके साथ। हाँ, तो ये ये लोग घर ये से थोड़ा चालाकी नहीं है। निशाद, ये घर से सीख भी लेंगे कि नहीं भी देना है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। हाँ हाँ, कि वो मगर अभी तक सिखा भी सीख दे, नहीं पाए फिर सीख लेगा। क्योंकि जब वो प्यार इतना ज्यादा है बहनों डेली के लिए होगा कि वो ना तो वो सीखना ही सीख नहीं चाह लेगा। रहे हैं। हम्म। जब डेली होगा तो वो सीख लेगा कि हमें नहीं भी देना है। यू हैव नहीं, हमने तो अभी सिखाना, अब अपॉर्चुनिटी। इसकी बड़ी बहन है तो मैंने तो सिखाना शुरू कर दिया है कि कोई भी चीज, पहले तो एक जो भी चीज लेता था, ये चिप्स चॉकलेट तो अपनी बहन के लिए भी लाता था, तो अभी हमने उसको यही सिखाया है कि अपने लिए लाओ, उसके लिए मत लाना। क्या वो तुम्हारे लिए लाती है? तो कह रहा था नहीं। तो मैंने कहा क्यों लाते हो तुम, फिर उसके लिए मत लाना। तो कह रहा ऐसा करूं क्या? तो मैंने कहा हाँ, ऐसा करो। मतलब मैंने सिखाना शुरू किया है, क्या करें। मैं कह रही हूँ ना कि अपॉर्चुनिटी है ना, तो वहां पे ये सीख जाएंगे। जब हाँ डेली होगा इसे तो वो सीख जाएंगे, 4-5 विजिट में वो सीख जाएंगे कि मुझे भी नहीं लाना चाहिए। वो चीजें डालनी पड़ती हैं, इट्स एडवांस हाँ, थिंग, बट डालनी पड़ती हैं। बट अगर आपके पास सिबलिंग है तो तो सबसे बड़ी बिल्कुल। प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास घर में ये मटेरियल नहीं है सिबलिंग का, हाँ, तो तब प्रॉब्लम वहां दिक्कत और होती है। ज्यादा है। वहां हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल और ज्यादा है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही। घर मेरे भी जो इतने भी पुराने में बच्चे हैं सब मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है उतनी बच्चों की एज है 14-15। तो अब यही इस स्टेज पे ही प्रॉब्लम आ रही है सबको कि सोशली स्मार्टनेस नहीं है, और कैसे हाँ, उस स्मार्टनेस चीज को, हाँ, सोसाइटी में कैसे वो एडजस्ट करेंगे। जी सोसाइटी में तो अच्छे बड़े लोग को भी मतलब अगर आप नहीं स्मार्ट हो चूना तो लग जाता है। हाँ, ये यस सही मैम, है। यहीं पे चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि हाँ, सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट है, और उसको बिल्कुल। ये कैसे क्रैक करेंगे। क्योंकि एक सीधी सीधी चीजें तो ये कर लेते हैं, इजीली कर लेते हाँ, हैं, अच्छे से कर सीधी तो कर लेते हैं, लेते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क रहा इनके लिए, बट ये जो टेढ़ी वाली चीजें हैं कि अगला बंदा कब क्या कर देगा, उसके लिए हाँ, रेडी नहीं। रेडी दे आर होना नॉट ये रेडी, ये रेडी नहीं। नहीं, और बिल्कुल नहीं। एडवांस में वही आता है। आरवीर तो अपनी बॉटल छोड़ देंगे, कहीं भी छोड़ देंगे, छूट गई तो ठीक है, इट्स ओके, अच्छा है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं। हो गई, छूट अब ये गई। नहीं ला दो, पैसे का भी मतलब वो वैल्यू कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ना, कि नहीं जैसे हाँ कोई भी चीज हो, हाँ नया ला हाँ, दो अभी ना, क्या नहीं है नया सकते ला हैं। दो। ये नहीं है अभी फिर आ समझ जाएगी, पाते। दूसरी लेगी, हाँ दूसरी ले लेंगे, या घर में भी दूसरी बॉटल है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, कोई भी चीज अच्छा पुरानी हो गई है तो नहीं नहीं ये बेकार हो गई है, नहीं ला देते हैं। दूसरी लेके ये आएंगे। अभी समझते हैं या समझते, वो अभी नहीं आई है। इस विषय पे ही हम हमारे साथ अभी मैंने जैसे नाम लिया था, मानवी जी हैं जी। जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, बच्चों के लीगल राइट्स के लिए काम कर रही हैं। सभी को नमस्कार।
जैसे सोनिका जी ने बताया, मेरा नाम मानवी है, मैं दिल्ली में हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और बच्चों के लिए काम करती हूँ। पहली चीज ये रिक्वेस्ट है स्पेशली आप लोगों से कि आप उन बच्चों को वो बच्चे कहना बंद करें, ठीक है, कि वो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं। वो बच्चे हैं यार, नॉर्मल बच्चे हैं, दे आर जस्ट एज नॉर्मल एज यू एंड मी, ठीक है। बट वो थोड़ा सा उनमें वो प्रॉब्लम ज्यादा है जो हम में भी हैं, राइट। अभी मैं उन लोगों के पेरेंट्स को सुन रही थी कि वो कह रहे थे, कोई कह रहा है कि उसके फ्रेंड्स बहुत कम बनते हैं। अब बिलीव मी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, मेरी एक भी फीमेल फ्रेंड नहीं। सो पीपल कैन से कि मैं भी ऑटिस्टिक हूँ। तो आज के टाइम में ये कोई बोले कि मेरा ये सर्कल, सोशल सर्कल बहुत छोटा है, तो सोशल सर्कल तो आप खुद अपने पे नजर डालिए। आप लोग अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा है? तो इसलिए सबसे पहले उन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट करना बंद करें। पहली चीज, जब आप किसी चीज को मानते हैं, आप देखते हो, आप बोलते हो कि ये ट्यूबलाइट है, तो आप क्यों उसको ट्यूबलाइट मानते हो? क्योंकि आपके दिमाग में आपको बताया गया, आपको समझाया गया कि ट्यूबलाइट है, इसलिए आप उसे ट्यूबलाइट मान रहे हो। तो अगर आप ये समझ लोगे ये स्पेशल बच्चा है, इस बच्चे में प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा बेचारा जो करेगा उसको प्रॉब्लम ही की नजर से देखोगे, ये प्रॉब्लम है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, प्रॉब्लम आपके नजरिए में है। पहली चीज, बच्चे की हर चीज को प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलना समझना बंद करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि उसको अपने को बहुत ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करना। स्टॉप थिंकिंग एंड टेकिंग थिंग्स एज कि प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं, दे आर एज नॉर्मल एज यू एंड मी। तो जब आप उनको नॉर्मल तरह से ट्रीट करेंगे तो वो नॉर्मल आपको दिखेंगे। जब वो नॉर्मल दिखेंगे तो उनके साथ चीजें नॉर्मल होना शुरू होंगी। तो सबसे बड़ी बात है, आपका नजरिया उनकी तरफ नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी चीज, उनको ओवर बर्डन नहीं करना, ओवर कॉन्शियस होकर उनको ओवर बर्डन नहीं करना कि उसको उसके लिए कोई टाइम ही नहीं है, एक के बाद एक क्लास, एक के बाद एक क्लास। डोंट ओवर बर्डन देम। तीसरी चीज, दे आर योर चिल्ड्रन, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सोनिका जी बीइंग वन ऑफ द बेस्ट थेरेपिस्ट दैट आई कैन वाउच फॉर, कि शी इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो अपना इंडिविजुअली इन्वॉल्व हो जाती हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि मैं उनके पास मैटर्स कनेक्टेड देखे हैं उनसे रिलेटेड। तो उनका जो जिसे कहते हैं ना सफलता का ग्राफ है, वो काफी हाई है, बिकॉज वो अपना अपना इंडिविजुअली इन्वॉल्व होती है। वो उसको प्रोफेशनली नहीं देखती, एक केस की तरह नहीं देखती है, वो उसको वैसे देखती है कि एक बच्चा है जिसको कुछ इशू है, तो मैं जो उसके लिए कर पाऊं, राइट। तो शी इज नॉट टेकिंग थिंग्स इन अ वेरी प्रोफेशनल वे कि नहीं नहीं ये मेरे लिए क्लाइंट है। शी गेट्स इन्वॉल्व एज अ फैमिली, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हर। और शायद ये इसलिए भी है कि वो अभी एक छोटे से शहर में है, दिल्ली बॉम्बे आ गई होती तो चीजें बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाती, राइट। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम लूंगी तो सब लोग पहचान जाएंगे उसको, नाम नहीं लूंगी मैं कैमरा पर। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है, बड़े उसके वेटिंग चलती है, माँ बाप बेचारे वेटिंग कर रहे होते हैं, 6-6 महीने बाद टर्न आता है। और टर्न आता है और इतना प्रोफेशनली डील किया जाता है और इतनी हाई फीसेस रहती हैं कि आधे पेरेंट्स तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो पहली चीज, ऐसे आपको ये बात मेरे फील्ड का नहीं है, बट क्योंकि आई हैव सीन केसेस, जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतनी चांसेस ऑफ रिकवरी ज्यादा होता है, ठीक है। जितना अर्ली स्टेज में आपको पता चलेगा कि इस बच्चे को ये इश्यूज है, तो वो जितना जल्दी केटर करेंगे वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एट द अर्ली स्टेज व्हेन यू सी दो साइंस, तो गेट इन टच विद सोनिका जी,
अगर आप उनसे टच में नहीं आ पा रहे हो तो जिस भी नियरेस्ट थेरेपिस्ट के पास हो आप उनके टच में जाओ और उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ इस बच्चे में थोड़ा सा ये इशू है। प्रॉब्लम नहीं बोलना, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम सब में होती है। प्रॉब्लम होती है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है वो भी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बोलता है वो भी प्रॉब्लम है, कोई बहुत चुप रहता है वो भी प्रॉब्लम है। तो क्या हम सब में प्रॉब्लम है? तो हाँ, यस आंसर है, हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ऐसे ही बच्चे में अगर कोई इशू है तो दैट इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका बच्चा है, आपको उसको समय देना है। अब अगर एक मैं छोटी सी बात बोलूं तो गलत नहीं होगा, हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर हुआ करता था जॉइंट फैमिली का। तो वो जॉइंट फैमिली का कल्चर था जिसकी वजह से शायद दादी नानी के पास में बच्चे रहते थे या एक जॉइंट समूह मोहल्ले वाला सिस्टम था। तो बच्चों का जो इंटरेक्शन था वो रिश्तों से ज्यादा हो जाता था। आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, राइट? हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, बोथ आर वर्किंग, both have very limited time for children, right? So that is one of the major issues कि हमको लगता है कि हमने थेरेपिस्ट के पास 1 घंटा 2 घंटा भेज दिया, हमारा ड्यूटी खत्म, राइट? सो वो थेरेपिस्ट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, शी कांट डू मैजिक, वो जादू नहीं कर देंगी, शी इज वर्किंग ऑन योर चाइल्ड। सो बेसिकली वो आपके बच्चे की जो थेरेपी हो रही है, इट हैज टू बी मोर ऑफ अ मदर्स थेरेपी और मोर ऑफ अ फादर्स थेरेपी जो बच्चे के साथ में गए हैं। तो आपको सीखना चाहिए कि थेरेपिस्ट किस तरह से बच्चे को सिखा रही है, सो दैट सेम थिंग्स आर रिपीटेड वंस यू आर बैक होम। बिकॉज थेरेपी 1 या 2 घंटे की नहीं होती, थेरेपी इज 24/7, 24 घंटा यू हैव टू टेक केयर कि जो जो बातें थेरेपिस्ट ने आपको समझाई हैं वो आप ध्यान में रखते हुए वो व्यवहार करते रहें, सिखाते रहें। तीसरा, one more thing, fourth point, what I have learned over time with cases is sometimes you have to be a hard task master. What is a hard task master? कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनमें ऐसे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं कि वो टैंट्रम्स ज्यादा थ्रो करते हैं। और बिलीव मी, हैव यू हर्ड ऑफ आइंस्टाइन? पहले तो ये बताइए, आइंस्टाइन के बारे में सुना है ना सबने? ही वाज अ साइंटिस्ट। Yes. वाज ही? क्या इशू था उनको? Autism. He was an autistic child. He was an autistic child, right? So when people can become Einstein being a sufferer or a patient of autism, so that means autism is a blessing, कि वो blessing की तरह आप उसको देखिए कि आपके बच्चे का दिमाग समाज की गंदगी में नहीं जा रहा, he is made for a special purpose। और उस पर्पस को आपको बीइंग अ पेरेंट एंड अ थेरेपिस्ट यू नीड टू गाइड, राइट? सो आप अगर अपने बच्चे को एक पर्पस की तरफ ढालेंगे देखते हुए कि उसका इंटरेस्ट किधर है। अभी आजकल आई हैव सीन 2-3 केसेस जो मेरे आसपास है, दे आर इन दिल्ली, सो वी आर वर्किंग ऑन देम इन दिल्ली। क्या होता है, मम्मी खाना बना रही है या मम्मी थक गई है, फादर ऑफिस से वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने एक इलाज ढूंढा है उस बच्चे का, गिव हिम अ मोबाइल। मोबाइल दे दोगे तो वो शांत बैठेगा, एक कोने में बैठेगा और ना मम्मी को तंग करेगा ना पापा को तंग करेगा, और ही इज प्लेइंग गेम्स। तो आप अगर देखेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, सर्वेस चेक करेंगे, सो यू विल कम टू नो कि मोबाइल की वजह से जो डैमेज आ रहा है वो नॉर्मल बच्चों में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जिस बच्चे को तो कुछ इश्यूज है, अगर हम उनको मोबाइल में डाल देंगे फॉर आवर कन्वीनियंस, कि वो बच्चा इज सीकिंग टाइम। इशू कहाँ आता है कि उसको माँ बाप का टाइम चाहिए और माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसको मोबाइल दे देते हैं और वो उस मोबाइल में इतनी बुरी तरह घुस जाता है कि वो ही उसकी दुनिया है, फिर उसके बाहर उसको कुछ सुनाई दिखाई देना नहीं देता भी नहीं, वो देखना भी नहीं चाहता। ये नॉर्मल बच्चों में है, आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है अगर हम कंटिन्यूअसली मोबाइल में बैठे रहेंगे एंड वी डोंट बॉदर।
इनफैक्ट मैं अपने बच्चों को, माई सन इज डूइंग लॉ, उसको बोलती हूँ कहीं जाएगा तो ही इज ऑन इंस्टाग्राम, भाई रख दे फोन, थोड़ा बाहर देख ले दुनिया में क्या हो रहा है। सो आज के जो टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, तो इट इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ हार्म ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी से में मत घुसाइए बच्चों को, यू प्लीज गिव देम योर पर्सनल टाइम, पर्सनल इंटरेक्शन, छोटी छोटी बातें, वो जो होती है ना छोटी छोटी बातें, तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, आज इसके साथ ऐसा हुआ, आज वो जो सास बहू वाली टॉक्स है ना, वो करिए बच्चे के साथ, वो अच्छी है, वो हेल्दी है, बिकॉज वो उसको समझना शुरू करेगा, इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, बजाय इसके कि आप उसको फेसबुक की रील्स स्क्रॉल करवा रहे हैं। वो बातें, वो रील्स आप खुद के घर में करिए बच्चे के साथ, वो उसको एंजॉय करेगा, वो उसको समझ में आएंगी बातें। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द सोशल थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर। और सब सब्जी मिला के। एंड रही बात उसकी, वी नीड टू टीच द सोसाइटी कि इन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि हम ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां पर हम ऐसे माता पिता से मिलते हैं, ऐसे बच्चों से मिलते हैं, तो हम एटलीस्ट एक फैमिली को, बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर, हम अपने जितनी हम संपर्क कर सकते हैं, हम एक फैमिली को एजुकेट करें। जैसे वी आर वर्किंग विद LGBTQ आल्सो, आई हैव माय ओन NGO सो विच इज वर्किंग विद LGBTQ। तो अभी क्या है कि ट्रांसजेंडर्स को समाज में वो राइट्स, वो सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई तो उनको भी सम्मान मिलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। अब वो हमारे साथ काम भी करते हैं, तो उनको भी हम अपने जैसा ही इंसान मानकर उनके साथ बैठकर खाते पीते भी है, उनके साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अब समाज का नजरिया बदला है, आउटलुक बदला है। तो ठीक उसी तरीके से चाहिए तो आप एक ग्रुप बनाइए, चाहे सोशल मीडिया पे बनाइए, फेसबुक पे बनाइए, व्हाट्सएप पे बनाइए, छोटे छोटे स्लोगन्स लिखिए, छोटी छोटी मेहनत करिए अपने आसपास के फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। बहुत बड़ा नेता बनने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रयास से ही स्टार्ट किया जा सकता है टू मेक नॉर्मल फैमिलीज अवेयर कि हम में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे बच्चे और आपके बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मेरे बच्चे को अगर गिटार पसंद है, हो सकता है आपके बेटे को कोई भी म्यूजिक ना आता हो, तो मेरा बच्चा तो अच्छा हुआ आपके म्यूजिक से। मेरा बच्चा अगर दोस्त नहीं बना रहा तो अच्छा है, आपके बेटे ने तो ड्रग एडिक्ट दोस्त बनाए हैं, उस ड्रग्स वाले दोस्तों से तो अच्छा है मेरा बच्चा उसके पास दोस्त ना हो, चलेगा, वो ड्रग्स पीने से तो अच्छा है कि मेरा बच्चा बिना दोस्त के रहे। सो यू हैव टू गैदर, एक आपको यूनिटी लानी पड़ेगी अपने फैमिलीज में, टू टीच द सोसाइटी, टू टेल द सोसाइटी कि वी आर ऑल्सो योर पार्ट, माई चाइल्ड इज ऑल्सो योर, मतलब ही इज एज नॉर्मल एज योर चाइल्ड। आपके बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे बच्चे में भी कुछ इश्यूज है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा आपके साथ बैठने उठने लायक नहीं है, राइट। एंड धीरे धीरे जब आप अपने को रिस्पेक्ट करेंगे, तब सरकार, तब प्रशासन, तब एडमिनिस्ट्रेशन, तब जो हमारी जुडिशरी है, तब उसकी आंखें खुलेंगी कि यस, इनके बच्चों के लिए भी कुछ सेफगार्ड्स वाले ऐसे सोशल राइट्स होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द लीगल एंगल ऑफ इट, आई एम जस्ट शेयरिंग अ PPT विद यू, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके साथ में। अगर जो आपसे कंसर्न रहेंगी वही बातें आपके साथ करेंगे। सारा टाइम नहीं लूंगी मैं सोनिका जी का, बट आई एम वेरी पुअर विद। नहीं, आप शेयर करिए, काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है ये, पेरेंट्स को जानना चाहिए। Children's campaign awards to recognize individuals, organizations who have immensely contributed to the cause of the children. उसमें 12 कैटेगरीज रखी गई हैं। ये अवार्ड्स किस लिए है? ये अवार्ड्स इसलिए नहीं है, अगर कल को सोनिका जी ऑलरेडी इतना काम कर चुकी हैं कि शी डिजर्व्स टू बी गिवन एन अवार्ड, तो अगर हम उनको अवार्ड दे रहे हैं तो हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। What by giving her award we are motivating her, हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि वो और अच्छा काम कर पाए,
और जितने भी बच्चों को उनकी जरूरत है वो और मन लगाकर ऐसे बच्चों में अपना योगदान दे पाए, ताकि बच्चों की और पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो इसमें 12 कैटेगरीज को रखा गया है अवार्ड्स में। पहला इज पॉलिटिक्स, उसको छोड़ देते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा। देन ज्यूरिस्ट, यू हैव लॉस फॉर चिल्ड्रंस वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग देयर लाइव्स। फिर जर्नलिज्म, आप मैगजीन्स का सहारा ले सकते हैं। आप छोटे छोटे जो मम्मियां जो फादर्स आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जो आप छोटी छोटी मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हैं। आप बिजनेस हाउसेस खोल सकते हैं अगर आप संपन्न हैं तो। आप एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देन यू हैव पब्लिक सर्विसेज ऑल्सो, यू हैव एजुकेशन, you have health and nutrition. So there is an expert committee constituted by the commission. इसमें एक पैनल होता है to inquire into the reasons of जो भी बच्चों के साथ में घटनाएं घटती हैं, उनको आपको उस कमीशन को रिपोर्ट करना होता है। वैसे आप पुलिस में भी जा सकते हैं, बट जनरली इफ पुलिस इज नॉट हेल्पफुल, और पुलिस में जाने से लोग डरते भी है, so what you can do is you can go and contact the commission. आपका यूपी कमीशन होगा, I'm sure. You can write to Child Development Authority also. Then you have sexual offenses also. देखिए, it is very very important कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बना के रखेंगे, क्योंकि बच्चे चाहे आपके हो, मेरे हो, किसी के भी हो, बच्चों के साथ जब भी कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो बच्चे सबसे पहले डर जाते हैं। प्रॉब्लम इज कि वो डर जाते हैं, और जब वो डर जाते हैं तो फिर वो बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑफेंस करने वाला ऐसा फील कराता है कि अगर तुमने बताया तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ही गलत कहेंगे और तुम्हें ही डांटेंगे और तुम्हारी गलती है। सो इसीलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू हैव दैट फ्रेंडली कनेक्शन विद योर चाइल्ड। आप और सबसे बड़ी बात यह है, एक जो वो होता है ना झिझक, हेजिटेशन, वो नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू सिट विद योर चाइल्ड, एक्सप्लेन योर चाइल्ड। वो आप उस दिन का वेट मत करिए कि मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बात करूं, या वो समय जा चुका है जब कॉन्डम का ऐड आता था और हमारे पापा चैनल बदल देते थे या टीवी बंद कर देते थे, वो समय जा चुका है। सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड, और आपको उसको समझाना पड़ेगा। अगर जिसे कहते हैं ना एक बच्चे को एक बार समझाना है तो आपके बच्चे को 2 बार समझाना है वही बात, ठीक है। और समझाने के साथ हर बार एक सेंटेंस ऐड करना है कि बेटा अगर ऐसा कोई अंकल करते हैं तो गलती तुम्हारी नहीं है, वो अंकल की है। ये आपको ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट चाइल्ड व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। हमारा पूरा दिल्ली में कैंपेन एक बार चल चुका है, अभी वी आर ऑन अ ब्रेक, फिर से स्कूल्स रिज्यूम होंगे तो हम फिर से गुड टच और बैड टच पे वर्कशॉप्स करते हैं, वहां करके बताते हैं। 2 लड़कियां खड़ी होंगी, वो टच करके बताएगी कि भाई ये ऐसे किया तो आप, इट्स एन ऑफेंस, इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज रॉन्ग। बहुत आपकी बॉडी इज योर समथिंग वेरी पर्सनल टू यू, nobody except your mother should be allowed to touch you on those parts of the body. So you need to explain this to your children, एक बार नहीं 2 बार। और जब भी एक्सप्लेन करें मतलब एक सेट कर लीजिए अलार्म कि मुझे हफ्ते में 1 बार तो इस टॉपिक पर जरूर बात करनी है। और अगर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा, हो सकता है नहीं मम्मा मुझे नहीं सुनना, नहीं पापा मुझे नहीं सुनना, तो यू हैव टू फाइंड वेज, उसको आपको कन्विंस करना है कि वो आपकी इस बात को सुने। कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी बड़े भी हो चुके हैं, जैसे सर ने बोला कि सर के बेटे काम करते हैं कहीं पर, इज वर्किंग इन दिल्ली, तो आप ये कर सकते हैं, जब बड़े ग्रोइंग स्टेज के बच्चे हैं, यू नीड टू हैव दैट फ्रेंडली रिलेशन कि बेटा आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आर यू हैविंग सेक्स विद दैट चाइल्ड, विद योर पार्टनर, व्हाट इज सेफ सेक्स, प्लीज यू हैव टू इन्फॉर्म देम।
You have to inform them, being your parent, what is safe sex, उसको किन किन चीजों से बचना है. साथ में you have to inform them, उनको गलत लोगों से कैसे बचना है. कि एक केस आया था जहां एक बच्चा जिसको किसी जमाने में ऑटिज्म था, उसको एक लड़की ने रेप की एलिगेशन लगा दी थी और उस बच्चे ने कुछ नहीं किया था. जब उसकी हिस्ट्री कंगाली, when we came out and he was arrested, अभी तो आज के टाइम में he sounded like a normal boy, but actually he was so innocent कि उसने कुछ नहीं किया था. तो बहुत पापड़ बेलने के बाद we could get bail for that child. So आपको इन खतरों से भी बच्चों को अवगत कराना है कि कल को आपके बेटे की मासूमियत का कोई गलत तेज महिला फायदा ना उठाए. Right? So you have to teach these things to your children, whether they are having some issues or whether they are not having any issues. This is for both, this for everyone. Despite कि उसको प्रॉब्लम है नहीं है, तो ये चीजें आपको बतानी है. और आपको वो भी बताना है, आप कहीं से जरूरी नहीं है कि उतनी गंदी तस्वीरें लाएं. आप कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मैगजीन्स लाएं, अपने बच्चे के सामने रखें, उनको बताएं कि बेटा ये इज कॉल्ड पोर्नोग्राफी, इससे दूर रहना है. अगर कोई जबरदस्ती आपको ये किताब दिखाता है, जबरदस्ती आपसे कहता है कि इसको देखो और ऐसी सीखो, तो इट्स अ क्राइम, इट्स एन ऑफेंस. यू प्लीज बी केयरफुल. और अगर कोई अंकल आपके साथ ऐसा करता है तो कम टू योर मदर एंड इन्फॉर्म, कम टू योर फादर एंड इन्फॉर्म. आपकी गलती नहीं है, ये सामने वाले अंकल की गलती है, उनको सजा मिलेगी, तुमको नहीं सजा मिलेगी, तुमको डरने की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट यू नीड टू कन्विंस योर चाइल्ड. And what else I should talk about? Then you have the property rights. Property rights में when it is कि भाई बच्चे में प्रॉब्लम है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, दो बच्चों में बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वो उन्होंने फादर ने कहा कि भाई इस बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बड़े वालों को 2 दे दो, सबसे छोटे वाले में इशू है, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, which is again illegal. You can't do that. So he is also a human being, he is also your child, he has his own rights. So at the time you make your will, या आप बड़े, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग बेईमान हैं, बट समय बहुत बेईमान होता है, तो आपके रिश्तों को समय खराब कर देता है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप अपनी विल जरूर बनाइए. मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ, टू ऑल द पेरेंट्स, चाहे आपके बच्चे हैं नहीं है, नॉर्मल है, कोई इशू वाला बच्चा है, कुछ भी है, यू शुड ऑलवेज मेक अ विल. और विल होने से अनरजिस्टर्ड विल, विदाउट रजिस्ट्रेशन विल का कोई कीमत नहीं होती. गिफ्ट डीड बनाएंगे तो गिफ्ट डीड में आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे, यू विल हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल. बट अगर आप रजिस्टर्ड विल बना जाएंगे तो आपके उस बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप विल बनाकर देते हैं. सो दैट एंगल ऑल्सो यू शुड कीप इन माइंड बीइंग अ पेरेंट, कि आपके घर में अगर थोड़ा सा इशू वाला बच्चा है तो क्योंकि वो भोला है, क्योंकि वो साफ दिल का है, इतना चालाक नहीं है, तो कल को बड़ा होने पर उसका खुद का भाई या बहन उसे धोखा ना दे पाए, तो उसका इंतजाम भी आपको ही करना है. और वो आप समय रहते करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. You can nominate somebody, you can appoint a guardian if he is a minor. तो इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज को यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि केवल यही नहीं अपने को देखना है, यार उसके दोस्त नहीं है, या वो कम पढ़ा लिखा है, या वो ये या तो वो है. फॉरगेट इट, ये इश्यूज इमटेरियल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में. दोस्त नहीं है, नो इश्यूज, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, राइट. सो मेन इशू इज कि यू फोकस ऑन हिज फ्यूचर और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज फ्यूचर. इट इज नॉट जस्ट कि आज की डेट में उसके क्या नंबर आ रहे हैं, आज की डेट में वो 4 दोस्त है, 3 दोस्त है, क्या कर रहा है, मेरी बात. देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें फिर से वही घूमकर बात आ जाती है कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे. दूसरा, constant efforts of parents
इज द की। यही एक मूल मंत्र है, यही एक दवा है। कोई भी थेरेपिस्ट जादूगर नहीं है जो जादू की छड़ी से सबको ठीक कर देगा। पेरेंट्स को सीखना है और कंटिन्यूअस टाइम देना है अपने बच्चे को। कंटिन्यूअस बोझ नहीं बनना है बच्चे के लिए कि आपने एक टीचर गया, दूसरा आ गया, दूसरा टीचर गया, अब म्यूजिक वाला आ गया, म्यूजिक वाला आ गया, अब कोई फलाना टीचर आ गया। बच्चे को पागल मत बनाइए। वो भगवान ने उसको बहुत अच्छा बनाया है, आप उसको पागल कर रहे हो ओवरबर्डन करके। ओवरबर्डन नहीं करना है कि आपके पास पैसे हैं तो आपने 4 टीचर लगा दिया, आपका ड्यूटी खत्म। नो, गॉड हैज सिलेक्टेड यू। ईश्वर ने आपको सिलेक्ट किया है कि यू आर मेड टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड। वो कहते हैं ना, ये सबके लिए है। आज पढ़ लोगे तो कल ऐश करोगे। तो अगर आज माँ बाप अपने बच्चे को टाइम दे देंगे तो कल वही बच्चा आपको टाइम देगा, राइट। और एक मैं अपनी बात यहीं पर विराम दूंगी इस बात के साथ। आप एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अपने हिंदुस्तान का। उनका नाम है श्रीकांत भोला, चेक करिएगा, सीईओ है एंड ही इज ब्लाइंड। वो ब्लाइंड होकर भी सीईओ क्यों बन पाया, उसकी स्टोरी छोटी सी है। जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गया तो वो गिर गया, उसके टीचर ने उठाया उसको और उसके फादर को कॉल किया, बोला कि भाई आप इसको ब्लाइंड स्कूल में भेज दो, ये नॉर्मल बच्चों के साथ उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा, ये उनके साथ जाता है तो ये गिर जाता है, कभी कभी बच्चे भी हंसते हैं, कभी ये उनके जैसा कर नहीं पाता है। उसके फादर ने जवाब दिया, अगर मैंने इसे अंधा मानकर अंधों के स्कूल में भेज दिया तो ये दुनिया आपके और मेरी तरह कभी नहीं देख पाएगा। क्या होगा, एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 11वीं बार उठ जाएगा अपने आप। और दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। उसकी स्कूलिंग एक भी ब्लाइंड स्कूल में नहीं हुई, वो पढ़ा अपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ा, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा, और आज की डेट में वो नॉर्मल अपने कोलीग से ज्यादा अच्छा कर रहा है, क्योंकि ही इज बिकम अ सीईओ ऑफ, ही इज बिकम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, नॉट ओनली एन एंटरप्रेन्योर, he is an industrialist, he is doing quite well in his life। तो ये उसके बाप की दृष्टि थी, उसके बाप का आउटलुक था कि मेरा बेटा स्पेशल थोड़ी है, क्या होगा, नहीं है आंख तो भी क्या हुआ। तो दया भावना नहीं देनी। we don't need to be sympathetic, we need to be empathetic, right? सिंपैथी नहीं दिखानी है, अरे बेचारे को ऐसा है, व्हाट बेचारा, क्यों बेचारा, वो भी आपके जैसा इंसान है, हम भी आपके जैसे इंसान है। बेचारा समझ लिया तो वो बेचारा हो जाएगा। बेचारा मत समझिए अपने बच्चे को, वो बेचारा नहीं है, वो आपके और मेरे जैसा ही है, ठीक है। तो उसको बेचारा मत समझिए एंड प्लीज ट्रीट हिम एज यू ट्रीट एनी नॉर्मल किड। आप मेरी बात लिख लो, जैसे आपका जो भी बच्चे में थोड़ा सा इशू है उसको कंपेयर कर लो और किसी नॉर्मल जो अपने बच्चे को नॉर्मल कहता है उसको कंपेयर कर लो। उसकी अगर प्लस माइनस की लिस्ट देखोगे, आपकी बच्चे की प्लस माइनस की लिस्ट देखोगे, तो हो सकता है आपका बच्चा उससे ऊपर ही बैठा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके बच्चे का जो माइनस एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रेव है बस। बट ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो कह रहा है अपने आप को उसके पास कोई माइनस नहीं है, बहुत सारा माइनस है। आपके बच्चे का इतना ही है कि जो माइनस था वो थोड़ा सा ज्यादा माइनस है, बस इतना ही है, बाकी माइनस प्लस सब में होते हैं, ठीक है। आई होप you people work well and work with prudence। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा कर पाए, that's my wish and I wish you all the very best and lots of blessings and thanks to Sonika ji, she is doing absolutely wonderful कि वो इतने सारे बच्चों के साथ अच्छा काम कर रही हैं and God give her strength कि वो आगे भी और अच्छा काम कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मानवी जी, Thank you. वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इतना पेरेंट्स को इतनी इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद मैं आगे, हाँ नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी शुक्ला सर से। हेलो। यस मैम। हाँ, मैं चाहूंगी कि आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। शुक्ला सर सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने भी सर से काफी कुछ सीखा है काफी मोटिवेट होती हूँ मैं सर से।
तो आप कुछ शेयर और करिए। मैंने शालिनी मैम से सीखा है। शालिनी मैम को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। शी हैज बीन फ्यू पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए, जो भी सिखाया जाता है। उसमें सोनिका मैम भी आती हैं और शालिनी मैम भी आती हैं। पहले उन दोनों का धन्यवाद। और जो मानवी जी बात कर रही थी, सही बात है, वो तो लीगल राइट्स एंड थोड़ा उसमें आ गई थी। मेरा कहना ये है आप लोगों से, जो भी कही थी, कि पहले तो आई डोंट नो, मुझको ये मालूम नहीं कि आप लोगों का जो और लोग हैं यहाँ पे, उनका बैकग्राउंड क्या है, बच्चे कितने बड़े। सोनिका मैम मुझे कहती रहती है, मैं आजकल ऐसे काउंसलिंग भी करता हूँ, तो इसीलिए मैं काउंसलर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। अगर कोई दिक्कत है, वेल आई वुड गिव यू अ केस स्टडी आल्सो, साथ में बताते जाऊंगा। कुछ आपको पूछना हो तो बीच बीच में ही हाथ उठा के, उंगली उठा के आप लोग मुझसे पूछिए। तो पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और चूंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा बच्चा कोई दिक्कत वाला है, पहले तो हम आइडेंटिफाई नहीं करें। द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स। पहले 5 साल 3 साल सबसे इम्पोर्टेंट, पहले दो 3 साल, फिर 5 साल, फिर 7 साल। सोनिका मैम साइकोलॉजिस्ट है, हमने भी पढ़ा, हम भी देखते हैं, समझते हैं। उस हिसाब से हमको ये मन पड़ा कि उस पर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। जब आइडेंटिफाई करो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सोनिका मैम के पास आ जाइए, वो आपको दे देंगे। बेड़ा टेस्ट होता है, कहीं ऑटिस्टिक प्रॉब्लम होती है, कहीं मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, या ऐसी सुविधाएं। अब तो और भी 20 साल 25 साल बाद ये सुविधाएं आ गई, जहाँ पे आपको ये सुविधा मिल जाए। उससे आइडेंटिफाई करें वेयर डज योर चाइल्ड स्टैंड, 0 से लेकर 10 के बीच में कहाँ पे आता है। हम लोग सोनिका मैम के जाते थे, तो लकली अब मेरा बेटा इस समय 25 साल का हो गया। पहले उस समय तो हम लोग उनके यहाँ शायद 8-9 साल से जाना चालू किया था, हम लोगों ने 7-6 साल। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने रखा, उन्होंने पार्टिसिपेशन। तो दूसरी चीज मैं कहता हूँ आइडेंटिफाई, दूसरी चीज है कि उसको आप देखिए। मैं टीचर भी हूँ, मैं ट्रेनर हूँ इंडस्ट्री में। तो जब मेरे साथ 30 बच्चे पढ़ते हैं, या जैसवाल मैम कहाँ गई, शालिनी जी चली गई, स्कूल में उनको टीचर होना बहुत हेल्पफुल होता है यहाँ पे, कि एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 32 बच्चे होते हैं, सभी बच्चे एक से नहीं होते। तो एक ये होता है कि बच्चे को, जो क्लास में बच्चे होते हैं सब एक बराबर नहीं होते, उसी तरह घर के बच्चे भी एक बराबर नहीं होते। ठीक है। और ये आपको कब समझ में आता है, जब स्कूल में टीचर होते हैं कि एक को तो 30, और 30 बन जाए और दूसरा बच्चा फेल भी कर, बट इज नॉर्मल नो। तो फेल कर रहा है, उसको मैथ्स नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है, इंग्लिश में वीक है, लेकिन वो उसको ये नहीं कि एबनॉर्मल हो गया है कुछ में कोई और। ठीक है, सेम वे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा हमारा नॉर्मल है, थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मल है बट डिफरेंट है। तो उसकी कुछ कैपेसिटीज कम होंगी और कुछ कैपेसिटीज बहुत अच्छी। वी नीड टू आइडेंटिफाई दोस कैपेसिटीज, दोस। थर्ड थिंग, जितना वी हैव टू मेक हिम स्ट्रीट स्मार्ट, हिम और हर स्ट्रीट स्मार्ट की अपनी जिंदगी जी ली। हमको ना उनको आईआईटी भेजना है, ना हमको नासा का साइंटिस्ट बनना है, हमको एक नॉर्मल चाइल्ड बनाना है, नॉर्मल। तो जो अपने बच्चे को जो हमें क्वालिटी सिखानी है, वो ये सिखानी है कि हम उसको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना सके। इनके जाते थे हम लोग, कुछ लोगों से मिलते थे जिनको दिक्कत होती थी। लकली माई चाइल्ड वॉज नॉट दैट ऑटिस्टिक, वो अपने आप में। और धीरे धीरे करके देखिए, उनको पढ़ाइए, उनको उनका टेस्ट करवाइए, उनको सोनिका मैम की इंटरवेंशन कराइए, लेकिन ये भी आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई हमको उनको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है, बच्चा अपने आप इस जिंदगी को झेल सके, अपने आप इस जिंदगी को समझ सके। तो उसके लिए उसे तैयार करना है। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो पहले बच्चा, हम लोग गाड़ी से छोड़ने जाते थे, तो बच्चे को सिखाया कि ड्राइवर के साथ चला जाएगा, फिर उसके बाद सिखाया कि अपने आप चला जाएगा, ऑटो लेके जाएगा। क्योंकि ऑटो में जाके जो बच्चा सीखता है, जो एक्सपोजर से मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। जिंदगी वो जीने के अपने तरीके सीखता है, स्ट्रगल करने के अपने तरीके सीखता है, उसी से जिंदगी जीना। तो स्लोली स्लोली, कभी एक स्टेज हमने ये सोचा नहीं था कि बच्चा हमारा अकेला ट्रैवल करेगा, बच्चा हमारा दिल्ली जाके अकेला रह लेगा, बच्चा हमारा किसी ऑफिस में काम कर लेगा। इसको हम एक्सपोजर देते गए, और उसने एक्सपोजर को लकीली द ग्रेस ऑफ गॉड, जिससे साहब ने कहा, वो उसको हैंडल कर दिया और उसमें ढलता गया। क्योंकि देखिए, ये संभव नहीं है हम लोगों की सिबलिंग भी केयर करेंगे, लेकिन पेरेंट्स तो खुद बात जाने वाले ही हैं। आफ्टर ऑल यू हैव टू, ही हैज टू टेक केयर, पर्सन हैज टू टेक केयर हिमसेल्फ। तो लेट्स ट्राई टू मेक दिस पर्सन
इंडिपेंडेंट पर्सन अगर पॉसिबल। मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ शालिनी मैम को कि शी वाज द वन, हमें किसी बहुत से स्कूलों ने मना कर दिया था कि हम इनको नॉर्मल सेक्शन में नहीं डालेंगे। शालिनी मैम एक प्रिंसिपल थी किसी स्कूल की, शी अंडरस्टूड, और इन्होंने उनको नॉर्मल क्लास में पढ़ने दिया। सो दैट्स व्हाई आई एम थैंकफुल टू हर। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उसको नॉर्मल स्कूल में डालें, एक लिमिट तक होता है, उसके बाद नहीं उन्हें पता है डाउन सिंड्रोम है या कुछ और सेरेब्रल पाल्सी है तो कुछ और बात है, बट एक नॉर्मल अगर चाइल्ड में दिक्कत है तो इफ दे कैन एडजस्ट, ये होता है। मेरे घर में हुआ कि बच्चे को स्कूल में किसी ने बोला कि तो टुकला है और ये ऐसा है, ठीक है, बट ही इज ग्रोइंग अप इन अ नॉर्मल एनवायरनमेंट, एंड उसी की वजह से उसने हमने उसे ओपन स्कूलिंग से हाई स्कूल करवाया, 12th करवाया, उसे उससे वो बीए भी करवा लिया है, इज ग्रेजुएट नाउ। So with the grace of God, luckily he was very less, but that's how we, I can only say कुछ लोगों में यहाँ कि we lose our patience.